हेलो। हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, कुछ 3 स्टेटमेंट थे जो इम्पोर्टेंट थे। जैसे सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमने देखा था, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। वो था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को हमने बोला था वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एनी अदर फोर्स लाइक स्यूडो फोर्स वगैरह, सब कुछ मिला के शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड स्टेटमेंट जो हमने देखा था वो था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। सिर्फ अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस बोला जाए तो ये होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और थर्ड स्टेटमेंट जो हमने देखा था वो था कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये इक्वल होता है चेंज इन टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी के। तो वहां से हमने ये कंक्लूजन ले लिया था कि किसी भी क्वेश्चन में आप एनर्जी कंजर्वेशन कब कर सकते हो, यानी कि इनिशियल एनर्जी को इक्वल आप फाइनल एनर्जी के कब कर सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन जो कि है के इनिशियल प्लस पी इनिशियल, ये इक्वल होगा के फाइनल प्लस पी फाइनल। ये किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ जब नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग। जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ना करे तब हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो फिर हमें क्या करना होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये सभी को याद है। वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें याद रखना था, ठीक है ना। नहीं नहीं, नॉन स्यूडो फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्यूडो फोर्सेस कंजर्वेटिव भी होते हैं, डिपेंड करेगा उनका नेचर कैसा है। अगर वो उन 3 कैटेगरीज में लाई करते हैं कंजर्वेटिव वाली तो फिर वो कंजर्वेटिव होंगे, वरना फिर नॉन कंजर्वेटिव होंगे। ठीक है, मोस्टली आप देखोगे तो कंजर्वेटिव ही मिलेंगे आपको। हमने देख लिया था वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये हमेशा आता है mgh, और साइन हम इसका पता कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से। वर्क डन बाय स्प्रिंग ये आता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसके साइन का भी रूल हमने देख लिया था कि अगर आप नेचुरल लेंथ से दूर जा रहे हो, आइदर कंप्रेशन हो रहा है या एक्सटेंशन हो रहा है, अगर आप इसकी नेचुरल लेंथ से दूर जा रहे हो स्प्रिंग की, तो फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। साथ ही साथ हमने देखी थी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल। अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, कितने से, mgh से। नीचे आते हो तो घट जाती है। सिमिलरली हमने देखी थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग के अंदर होती है, और उसका फॉर्मूला मिला था हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमेशा ही पॉजिटिव आती है, भले ही कंप्रेशन हुआ हो या एक्सटेंशन हुआ हो। यहाँ पे एक्स आपको बताता है चेंज इन लेंथ। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस के अंदर एक फोर्स और जो काफी ज्यादा यूज किया जाएगा वर्क डन कैलकुलेट करने में, वो है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव से मेरा मतलब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव होने से मेरा मतलब है कि इसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होगा। वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, तो डिपेंडिंग ऑन पाथ इसका वर्क डन हमें मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होगा, क्या ये जरूरी है। मैं ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट पूछना चाहता हूं, ठीक है ना। आपको आंसर करना है ट्रू या फॉल्स। तो मेरा पहला स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, पहले सारे स्टेटमेंट्स देख लो। सेकंड है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। तीसरा है वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। चौथा है वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव।
पांचवा है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, और छठवा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव। आप सबका आंसर एक साथ लिख के दो मुझे, कॉमा लगा के, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स में। ओके ओके, चलो देखते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें हमेशा याद रखना है वो है कि वर्क डन किसी भी फोर्स का इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है ना। तो जैसे पहला स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये चीज तो क्या हो जाती है, फॉल्स, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि ये चीज फॉल्स क्यों है, तो वो भी आप बता सकते हो। क्या हम ऐसा कोई केस ढूंढ सकते हैं जिसमें कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव रहे? क्या हम ऐसा कोई केस ढूंढ सकते हैं? हाँ, आप ऐसा केस ढूंढ सकते हो। देखो मैं बता देता हूं। मान लो कि हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, हम सभी ने 2 ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक ब्लॉक है ए और दूसरा ब्लॉक है बी, अगर आप नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाते हो तो ऊपर वाला ब्लॉक मूव करता है। ऊपर वाला ब्लॉक क्यों मूव करता है? हमें पता है कि अगर हम नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं और तब भी अगर ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, इसका मतलब कि ऊपर वाले ब्लॉक को कौन मूव करवा रहा है? फ्रिक्शन मूव करवा रहा है। यानी ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा किधर, आगे, और पीछे वाले ब्लॉक पे कहाँ एक्ट कर रहा होगा, पीछे। तो अब क्योंकि दोनों ब्लॉक्स आगे डिस्प्लेस हो रहे हैं, ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ऑलवेज नेगेटिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट कर रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम चीज यहां भी इसे फॉल्स कर देती है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हम देख सकते हैं कि बी के ऊपर कैसा है, पॉजिटिव है। अब बात आती है कि क्या काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी जब स्लिपिंग होने लग जाएगी तब हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव रहेगा क्या? क्या ये बात सही है? बताओ जल्दी से। नहीं, ये बात भी सही नहीं है। मैं आपको अभी एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि मैं ये सब बता चुका हूं। मान लो कि ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। नीचे वाला ब्लॉक मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और ऊपर वाला मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग है, यानी दोनों में स्लिपिंग हो रही होगी। अब स्लिपिंग हो रही है तो हमने देखा था कैसे पता करते हैं कि भाई किस ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, ये हमने सीखा था। क्या करते हो आप, किसी भी एक को रोक के देख लेते हो और देख लेते हो कि कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा दें। तो अगर बी देखेगा तो उसे ए लेफ्ट में चलता हुआ दिखेगा 10 मीटर पर सेकंड से। तो बेसिकली ए के ऊपर तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, आगे, और बी के ऊपर फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, पीछे। तो ऑल्दो दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रही है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि दोनों ही ब्लॉक्स ग्राउंड से देखने पर तो कहां चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और ए के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कहां लग रहा है, आगे लग रहा है। तो ऑलवेज वाली बात गलत हो जाती है। हाँ, नेगेटिव हो सकता है पर पॉजिटिव भी तो हो सकता है। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, फॉल्स। तो आपसे कोई भी बोले कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होगा, नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होगा, नहीं। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होगा, नहीं। क्या ये तीनों पॉजिटिव हो सकते हैं? हाँ। अगर क्वेश्चन में कैन बोला गया है तो तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, पॉजिटिव हो सकता है। हम ऐसा ब्लॉक जरूर ढूंढ सकते हैं, हम ऐसी सिचुएशन जरूर ढूंढ सकते हैं कि इनका वर्क डन भी पॉजिटिव हो जाए। बात समझ आई क्या? क्लियर है? चलो, तो अब जरूरत पड़ती है जनरली वर्क डन बाय फ्रिक्शन की। तो अब उसे कैसे निकाला जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन? तो ऑब्वियसली वर्क डन का फॉर्मूला जो आप लोगे उसको आप लोगे फ्रिक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड। कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया जाएगा इस केस में, हमेशा क्या लिया जाएगा, डिस्टेंस लिया जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है।
क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करेगा जब ऑब्जेक्ट मूव करेगी जिस डायरेक्शन में, उसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करने वाला है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, मान लो, ठीक है, आर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ है, और यहां मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का। ये टॉप व्यू है, यानी आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, यानी सिचुएशन ऐसी है कि ब्लॉक जमीन पे ही रखा हुआ है। इस केस में फ्रिक्शन जो लगेगा वो भाई म्यू एम जी लगने वाला है। तो मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखूंगा? सबसे पहली बात तो, अगर मैं ब्लॉक को इस तरह से मूव करना शुरू करता हूं इस पाथ पे, तो फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा वो हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करेगा और पीछे की तरफ एक्ट करेगा, और वैल्यू उसकी म्यू एम जी कॉन्स्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हो तो सब कुछ ग्राउंड पे रहा है। ऐसी सिचुएशन है, समझ पा रहे हो ना डायग्राम से? इस तरह से हम ग्राउंड में उसको घुमा रहे हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस केस में आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस म्यू एम जी। मैं डिस्प्लेसमेंट 2r नहीं लूंगा, बल्कि मैं क्या लूंगा, पाथ की लेंथ जो कि है पाई आर। और इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। एक्चुअल पाथ की लेंथ को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स से। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बताओ भाई। अगर नहीं है तो फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर और क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये एक क्वेश्चन है, तो मैंने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया है 37 डिग्री का, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक है, ओके, और ये इस तरह से ग्राउंड है, और यहाँ हमारे पास स्प्रिंग है। स्प्रिंग का के ले लेता हूं मैं 100 न्यूटन पर मीटर, ब्लॉक का मास ले लेता हूं मैं 10 केजी, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि ये जो पाथ की लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, या फिर मैं ये कह देता हूं कि ये हाइट है 30 मीटर, ओके, सही है। यहां मैं ले लेता हूं कि आधा इंक्लाइन प्लेन, जैसे ये ए पॉइंट बोल दें, ये बी पॉइंट बोल दें, और ये सी पॉइंट बोल दें, तो ए बी इज स्मूथ बट बी सी इज रफ, और यहां पे म्यू की वैल्यू है 0.1, ठीक है ना भाई, म्यू की वैल्यू है 0.1। तो ये पूरा रीजन क्या है, रफ है। अब ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया जाता है, तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्योंकि शुरुआत में सरफेस जो है स्मूथ है, तो ब्लॉक नीचे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। स्लाइड करते करते बी पॉइंट पे आएगा, जैसे ही बी पॉइंट पे आएगा एक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, कुछ स्पीड घटेगी, फुट ऑफ द इंक्लाइन पे आएगा, फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, आगे स्लाइड करेगा, स्प्रिंग को दबाना शुरू करेगा, और एक समय पे जाके स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेशन देगा। तो उसी मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है ना। आराम से ट्राई करो सभी लोग, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा नहीं, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी। ओके, चलो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो हमें ये समझ आ गया, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लगा सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमेशा आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना चाहिए, बीच में क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है ना, कुछ कंप्रेशन आ गया होगा एक्स स्प्रिंग के अंदर, और इस समय स्पीड ऑफ ब्लॉक क्या हो गई होगी, जीरो, क्योंकि ये मैक्सिमम कंप्रेशन है। इनिशियल स्पीड भी ब्लॉक की क्या है, जीरो। तो मैं ये कह सकता हूं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनली भी रेस्ट पे है, इनिशियली भी रेस्ट पे है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो। तो सभी फोर्सेस का वर्क डन मिलके नेट क्या हो जाना चाहिए, जीरो। अब फोर्स एक्ट कौन कौन सा करेगा? अगर इस पॉइंट से ब्लॉक को इस पॉइंट तक जाना है, तो एक तो ग्रेविटी ने वर्क किया होगा, ठीक है, प्लस फ्रिक्शन भी लगा है बीच में, तो फ्रिक्शन ने भी कुछ वर्क किया होगा, प्लस स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो स्प्रिंग ने भी कुछ वर्क किया होगा, और कोई फोर्स है नहीं,
तो इन तीनों का वर्क डन मिलके क्या हो जाना चाहिए, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी में डायरेक्टली लिखूंगा, वो होता है m इंटू जी इंटू ब्लॉक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ब्लॉक यहां था, फाइनली ब्लॉक यहां है, तो ब्लॉक नीचे कितना आया, ब्लॉक नीचे आया 30 मीटर, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये बात आती है वर्क डन बाय फ्रिक्शन की। सबसे पहले तो ब्लॉक जब यहां है तब फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करेगा पीछे। फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू एम जी कॉस थीटा, ये हम देख चुके हैं एनएलएम में। म्यू है 0.1, एम जी है 100 और कॉस 37 की वैल्यू है 4/5, है कि नहीं। यह हमें मिल जाएगा कितना, 8 न्यूटन, यानी 8 न्यूटन का फ्रिक्शन उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट हमें पूरी पाथ की लेंथ लेनी होगी, तो ये क्योंकि 30 मीटर है तो ट्राइंगल से हमें निकाल सकते हैं कि ये टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 50 मीटर, तो उसका आधा अगर मैं ले लेता हूं तो वो कितना होगा, 25 मीटर। तो वर्क डन जो होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट में है, फ्रिक्शन पीछे है, तो मैं कह सकता हूं -8 इंटू 25 मीटर, यह है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। स्प्रिंग को आप नेचुरल लेंथ से दूर ले जा रहे हो तो वर्क डन बाय स्प्रिंग भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूं -12 k है 100 और मान लो कि कंप्रेशन हुआ x, तो x², ये सब मिलके क्या हो जाना चाहिए, 0, है ना। आगे हम देख सकते हैं क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमें मिल जाएगा 3000 -25 इंटू 8, ये हो जाएगा 200, ये हो जाना चाहिए आपके पास 50x²। कितना हो गया भाई, ये हो गया 2800 इज इक्वल टू 50x², और x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, √280/5, यानी कि √56 मीटर। तो ये आंसर आ जाना चाहिए हमारा। कोई डाउट किसी को, बोलो भाई, कोई डाउट। तो इनिशियली क्या किया गया है, स्प्रिंग्स को कंप्रेस कर रखा है, स्प्रिंग्स आर इनिशियली कंप्रेस्ड, springs are initially compressed by 2 meters, ओके। और आपके पास ब्लॉक है, आपने कंप्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। यहां से एक रीजन है 5 मीटर का जो कि रफ है, और जहां म्यू की वैल्यू है 0.2, ठीक है। द ब्लॉक इज रिलीज्ड, द ब्लॉक इज रिलीज्ड and gets separated from springs when they reach natural length। उससे जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ टच था, ठीक है ना। when they reach natural length, तो जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगी तो ब्लॉक का कांटेक्ट स्प्रिंग से छूट जाएगा। तो आपको बताना है एच मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट ऑफ ब्लॉक अबव इंक्लाइन कितना होगा। ये देखो, और जिस लड़के की मैं बात कर रहा था उसने आंसर दे भी दिया है। चलो आप लोग ट्राई कर लो। हाँ भाई, तो कई लोगों ने आंसर दिया है इसका, तो चलो देख लेते हैं। तो क्या करना है आपको, बस वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगानी है, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि मैक्सिमम हाइट जिस पे ब्लॉक जा पाता है वो कुछ h है, वहां जाके स्पीड ऑब्वियसली क्या हो जानी है, 0, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट है कि नहीं। पेन चलना बंद हो गया। चलो, तो अब मैं क्या करूंगा, इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है, मुझे क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, यही इक्वल होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वो कितनी आ जाएगी भाई, 0, क्योंकि इनिशियली भी ब्लॉक हमारा रेस्ट पे है और फाइनली भी ब्लॉक हमारा कहाँ जाने वाला है, रेस्ट पर ही जाने वाला है। क्लियर है। चलो एक एक करके लिख लेते हैं सारी चीजें। ग्रेविटी का वर्क अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h है और ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव किया है, ग्रेविटी नीचे लगती है, तो वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, यानी -mgh। वर्क डन बाय स्प्रिंग, इसी को ध्यान से समझना था
स्प्रिंग में पहले से कंप्रेशन है, स्प्रिंग को आपने पहले से पिचका रखा था, अब आपने रिलीज किया है, रिलीज किया है तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ जा रही है। स्प्रिंग अगर अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ जा रही है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होगा, हाफ के इक्विवेलेंट इनटू एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑब्वियसली नेगेटिव होने वाला है, ब्लॉक जब यहां पहुंचेगा फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है ना, तो माइनस म्यू एम जी और इनटू जो भी डिस्टेंस दिया गया है आपको 5 मीटर्स, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, जीरो के। बात समझ आई? ठीक है ना, तो बस अब इसमें मैं क्या करूं, वैल्यूज पुट कर देता हूं। मुझे मिल जाएगा -100 इंटू एच प्लस हाफ, के इक्वलेंट कितना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है 200 इंटू एक्स था 2 मीटर स्क्वायर क्योंकि 2 ही मीटर से कंप्रेस था, माइनस म्यू 0.2 एम जी 100 इंटू 5, ये हो जाना चाहिए 0। एच की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, देखो ये मिल गया 400 माइनस 100 बाय 100 यानी कि 3 मीटर। तो आप देख सकते हो एक इक्वेशन लिखनी है मात्र मुझे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा हमेशा एक ही इक्वेशन से आंसर आएगा अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया है तो। कितने लोगों को समझ आया है, हाँ बोलो एटलीस्ट चैट के अंदर, मुझे समझ आए कि जनता की हालत क्या है। अरे वर्क ही तो लिखना है, एच लिख दो, हाँ लिख दो, कुछ भी लिख दो, थोड़ा जोश दिखाओ। संडे है तो क्या हुआ, जल्दी छोड़ देंगे थोड़ा। चलो, तो एक थोड़ा ढंग का क्वेश्चन कर लिया जाए जिसमें थोड़ा दिमाग लगे, या फिर ऐसे ही करना है बताओ? थोड़ा सा दिमाग वाला कर लेते हैं, वो भी सेम ही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो कहानी शुरू तो ऐसे ही होगी, एकदम आइडेंटिकल, ठीक है। ये आपके पास एक स्प्रिंग है, बीच में थोड़ा टाइम पास के लिए फ्रिक्शन वाला रीजन डाल दिया, ठीक है, बीच में गड्ढा बना दिया एक 1 मीटर रेडियस का, ठीक है ना, फिर चाहो तो एक चलो काफी है टाइम पास, ठीक है ना। फिर ये हमारे पास एक प्लेन है, समझ आई क्या बात? ठीक है, अब ये 53 डिग्री है, ठीक है ना, और ये हाइट है आपकी, मान लेते हैं 5 मीटर, ओके। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो 100 न्यूटन पर मीटर, ब्लॉक का मास मान लो आप 10 kg, ये पैच की लेंथ, फ्रिक्शन वाले पैच की लेंथ मान लेता हूं मैं 2 मीटर, म्यू मान लेता हूं मैं 0.1। थोड़ा सा गंदा आएगा देखो, क्योंकि मैं रैंडम डेटा दे रहा हूं अपने मन से, तो आंसर गंदा ही आएगा, पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो स्प्रिंग इज इनिशियली कंप्रेस्ड, स्प्रिंग इज इनिशियली कंप्रेस्ड बाय 2 meters एंड रिलीज्ड, 2 मीटर नहीं लेते, अच्छा खासा ले लेता हूं मैं, चलो 10 मीटर एंड रिलीज्ड, ओके। तो आपको बताना है मैक्सिमम हाइट ऑफ ब्लॉक अबव ग्राउंड, ग्राउंड से ब्लॉक की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ठीक है ना। इंक्लाइन प्लेन यही खत्म हो गया 5 मीटर की हाइट पे, तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट उसकी क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। डेटा थोड़ा गंदा हो सकता है, कोशिश करना जितना एक्यूरेट ला सको उतना ले आओ, ठीक है ना, ट्राई करो। चलो देखो, देखते हैं तो क्या होगा। पहले आपको ये इमेजिन करना चाहिए, ब्लॉक यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा, इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0, ठीक है ना। ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा, आगे चलेगा, ऐसा कुछ पाथ लेगा, यहाँ आएगा, यहाँ पहुंचेगा, अगर यहाँ रुक गया तो ठीक, पर अगर यहाँ नहीं रुका तो फिर ब्लॉक का होने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसका पाथ कुछ ऐसा होगा। तो मुझे कैलकुलेट करनी है ये एच मैक्स, बात समझ आ रही है? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन खत्म हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, उसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अच्छा, तो इनिशियल स्पीड 0 है, क्या मैक्सिमम हाइट के टाइम पर स्पीड 0 होगी? क्या मैक्सिमम हाइट के टाइम पर प्रोजेक्टाइल की स्पीड 0 होगी? नहीं,
यहां मैं देख सकता हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी ब्लॉक की, पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल में तो स्पीड बचती ही है ना। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अब ये स्पीड कितनी होगी ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहां कितनी स्पीड से फेंका गया था ब्लॉक को। बात समझ आ रही है? तो क्योंकि मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, तो ये भी एक अननोन आ जाता है यहाँ पे, और एक मैक्सिमम हाइट का अननोन है, तो दो अननोन आ गए। यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड तो रहेगी ब्लॉक की, ये आपको नहीं पता, मैक्सिमम हाइट आपको नहीं पता। इसीलिए मैं वर्क एनर्जी थ्योरम इस पॉइंट से लेकर सिर्फ इस पॉइंट तक लगाने वाला हूं। बात समझ आ रही है? मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल तो क्या है, जीरो। अगर मैं सिर्फ यहां से यहां तक ही लगा रहा हूं तो एक ही अननोन बचेगा, वो है यहां की स्पीड, कि यहां पे स्पीड कितनी होगी, क्योंकि हाइट तो मुझे पता है यहां पे। अब मैं यही वैल्यूज पुट कर देता हूं। देखो ग्रेविटी का वर्क तो माइनस एम इंटू जी इंटू हाइट कितना ऊपर गया, 5 मीटर। स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ की तरफ मूव कर रही है, तो पॉजिटिव वर्क होगा हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। फ्रिक्शन ऑब्वियसली नेगेटिव, माइनस म्यू इंटू एम जी और इंटू एक्स। बात समझ आई? ये होना चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। यहां से मुझे मिलता है -500, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास प्लस 1250 माइनस ये हो गया हमारे पास 20, ये हो जाना चाहिए 5v स्क्वायर। वी नॉट लिख दूं मैं, क्योंकि मैं सिर्फ यहीं तक लगा रहा हूं, वी नॉट तक मैं स्पीड निकालना चाह रहा हूं। तो ये हमें देखो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 730/5, ये होना चाहिए वी नॉट का स्क्वायर। यहां से वी नॉट की वैल्यू आपको कितनी मिली, वो मिलेगी √ऑफ 146 मीटर पर सेकेंड। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो वी नॉट मुझे मिलेगा 146 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई क्या? अब क्योंकि मुझे ये स्पीड मिल चुकी है √146 मीटर पर सेकेंड, तो अब मैं यहां से ये एंगल तो 53 डिग्री मुझे पता है, तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बन चुका है। यहां तक की हाइट आपको पता है 5 मीटर, क्यों ना मैं इसकी ये वाली हाइट और कैलकुलेट कर लूं। तो x मैं कैलकुलेट कर सकता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला लगा के। मैं x सिंपली क्या कह दूंगा, फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो u स्क्वायर यानी कि √146 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 53 डिग्री बाय 2g यानी कि 20, ये आपको मिलेगा 146 इंटू 16/25 और इंटू 20। समझ आ रही है बात? ये आपको मिला है x। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी फ्रॉम ग्राउंड, 5 मीटर तो इंक्लाइन प्लेन पे ही था, 5 मीटर प्लस ये चीज 146 इंटू 16/25 इंटू 20। अरे बात समझ आई क्या? क्यों किया मैंने ऐसा, ये समझ आ रहा है आपको? क्योंकि मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं पता थी। अरे बोलो हाँ कि ना। तो ये लगभग आपको मिलता है भाई 9.6 मीटर। तो इस क्वेश्चन में अच्छी चीज क्या थी कि बच्चे गलती क्या कर देंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो ले लेंगे। समझ आ रही है बात? और मान लेंगे कि किसी एच हाइट पे वो पहुंच गया था और एच कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है श्रेष्ठ, ठीक है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको ये समझ आ जाना चाहिए था कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पूछी गई है, तो मुझे कहीं बीच में स्पीड निकालनी पड़ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में घुस गया है। एच मैक्स जीरो नहीं होगा, यश। अच्छा तुम कह रहे हो कि कैसे मुझे पता कि स्पीड जीरो नहीं होगी, तो मैंने यहाँ की स्पीड निकाली ना बेटा। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के 5 मीटर की हाइट पे स्पीड निकालता, जो मैंने वी नॉट कैलकुलेट किया है, अगर वो नेगेटिव आ जाता, इसका मतलब मैं समझ लेता कि वो 5 मीटर तक कभी गया ही नहीं होगा। समझ आ रही है बात? अगर पत्थर पहले ही कहीं रुक गया होता है इंक्लाइन प्लेन पे, तो वी नॉट आपका नेगेटिव आ रहा होता। लेकिन वी नॉट की क्योंकि एक पॉसिबल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वहां पर स्पीड है।
अरे बात समझ आई कि नहीं आई? चलो, तो एक चीज अब हम ऐड कर लेते हैं अपने टॉपिक्स में, और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे वर्क पावर एनर्जी पे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि एक बार आप ढंग से वर्क लिखना सीख लो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पहचानना सीख लो, फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। एक चीज याद रखना, पूरी मैकेनिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। अभी जितनी प्रैक्टिस कर लोगे जीवन उतना आसान रहेगा, वरना पूरे टाइम लटके रहोगे हमें वर्क एनर्जी थ्योरम ही नहीं आती। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर चैप्टर में इसका यूज है। मॉड्यूल आपको मिला हुआ है, वर्क एनर्जी थ्योरम के मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर दो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ मैं प्रैक्टिस ही कराने वाला हूँ। ठीक है ना? चलो, तो आगे का टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। ऐसे क्वेश्चंस और करेंगे, पर पहले मैं ये खत्म करना चाहता हूँ, सर्कुलर मोशन डायनामिक्स। मैंने कहा था वहां पे हमने आधा सर्कुलर मोशन पढ़ा है, और आधा सर्कुलर मोशन हम पढ़ पाएंगे वर्क पावर एनर्जी पढ़ने के बाद। तो वो चीज यहां शुरू होने वाली है। ठीक है ना? चलो, एक तो मेरा लैपटॉप इतना हैंग हो रहा है आज। हम्म तो इसके अंदर जो एक हेडिंग हमें चाहिए होती है, पहली हेडिंग जो रिजल्ट की तरह याद रखा जाता है, वो रखा जाता है एंगल विद वर्टिकल व्हेन ऑब्जेक्ट लूजेस कांटेक्ट। ऑब्जेक्ट लूजेस कांटेक्ट। ठीक है ना? रिजल्ट जैसा आएगा, पर सॉल्व हम कर सकते हैं। तो क्या सिचुएशन है, मेरे पास एक स्फीयर है। ठीक है ना? एक स्फीयर है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, और स्फीयर हमारा फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता। रेडियस ऑफ द स्फीयर मुझे आर पता है। एक छोटे से ब्लॉक को यहां टॉप पे रख दिया गया है। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, टॉप पे रख दिया गया है। द ब्लॉक इज जेंटली पुश्ड। ब्लॉक इज जेंटली पुश्ड। मैंने हल्का सा धक्का दे दिया है ब्लॉक को, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ स्मूथ है, ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ। अब मैं जानना चाहता हूं कि वर्टिकल से कितना एंगल बनाते हुए ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देगा स्फीयर के साथ, यानी उससे दूर हो जाएगा और गिर जाएगा। ठीक है? चलो, तो क्या आप मुझे ये गैस करके बता सकते हो, क्या थीटा 90 डिग्री से पहले कांटेक्ट छूट जाएगा, 90 डिग्री पे छूटेगा, या 90 डिग्री के बाद छूटेगा? बोलो भाई, और कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता है। ठीक है ना? और कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता है। ठीक है, तो मोस्टली हमें फीलिंग ऐसी आती है कि 90 पे छूटेगा। कुछ बच्चे कह भी रहे हैं कि 90 के बाद छूटेगा। 90 के बाद तो फील नहीं आनी चाहिए यार। हम सब आम जीवन में जानते हैं, अरे पत्थर को ऐसे फिसलाओगे तो कभी यहां तक चिपका हुआ आ सकता है क्या पत्थर? ऐसा कभी देखा है क्या? नहीं। तो ये तो कॉमन सेंस है कि भाई 90 पे मैक्सिमम हमें लगता है ज्यादातर लोगों को कि 90 पे छूटेगा। ठीक है ना? अब हम वही निकालने की कोशिश करेंगे कि कितने एंगल पे कांटेक्ट छूट जाएगा। समझ आई बात? कैसे निकाला जाता है वो चीज, आपको इक्वेशंस लिखनी होंगी। मैं मान लेता हूं यहां पे तो इनिशियली स्पीड क्या थी, 0। आपने जस्ट पुश किया है तो ऑलमोस्ट 0 स्पीड ही माननी है। फिसलने लगा, मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पे कांटेक्ट छूटा है। अब अगर ये फिसल के नीचे आया होगा तो ऑब्वियसली इसके पास कुछ स्पीड भी आ गई होगी। सही बोल रहा हूं मैं एकदम? ठीक है। फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे इसके ऊपर? एक तो धरती माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, mg तो लगना ही लगना है। और और क्या लगेगा भाई? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कांटेक्ट है। सही बोल रहा हूं मैं? और क्या लगेगा? क्योंकि ये सर्कल पे घूम रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगना चाहिए। अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व करना चाहूं तो सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपीटल से करना चाहूं तो सेंट्रीपीटल। मैं सेंट्रीफ्यूगल में विश्वास रखता हूं। मुझे समझ आ रहा है कि क्योंकि इसके पास स्पीड है तो ये सर्कल से बाहर की तरफ फिक रहा होगा किसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, जो कि कैसे लगता है भाई? रेडियली आउटवर्ड लगता है।
यानी इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा mv²/r। क्या मैंने सारी चीजें सही लिखी हैं? बोलो भाई। ये मैंने बना ली हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब मैं सारे थीटा लिख लेता हूं। ये एंगल थीटा है, तो ये ऑल्टरनेटिंग एंगल, ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा। ये आपका 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये वर्टिकल से एंगल क्या हो गया इनका? थीटा। बात समझ आ रही है कि नहीं? बस अब जरा देखा जाए, अगर रेडियल डायरेक्शन में आप सारे फोर्सेस लिखो, रेडियल डायरेक्शन में आप सारे फोर्सेस लिखो, मतलब रेडियली आउटवर्ड फोर्स, इसे इक्वेट करो रेडियली इनवर्ड फोर्स से, तभी तो बैलेंस रह पाएगा। तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सवाल आता है ये, अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? तो एक mg का कंपोनेंट इधर जरूर आ जाएगा, ठीक है ना? एक mg का कंपोनेंट यहां अंदर की तरफ आएगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? mg cos थीटा आएगी कि नहीं? बाकी फोर्सेस तो बाहर की ही तरफ लग रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स यानी mg cos थीटा, ये होना चाहिए रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स यानी नॉर्मल, प्लस mv²/r। ये आपकी इक्वेशन बनी है। आपको थीटा ही तो निकालना है, तो एक अननोन तो आपका थीटा है, लेकिन यहां एक और अननोन आ गया, वेलोसिटी। यहां एक और अननोन आ गया, वेलोसिटी। क्या मुझे थोड़ी सी फील आ रही है कि इसके पास स्पीड कहां से आई होगी? इसके पास स्पीड आई कहां से होगी? क्योंकि ब्लॉक वर्टिकली नीचे मूव किया है, तो मैं देख सकता हूं कि ग्रेविटी ने वर्क किया होगा। या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि इसकी हाइट पहले ज्यादा थी और अब कंपैरेटिवली इसकी हाइट कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ होगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी में बदला होगा। अरे मैं कह सकता हूं कि नहीं? क्योंकि कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। या मैं देख लूं इस पोजीशन और इस पोजीशन में सिर्फ एक ही फोर्स है जिसने वर्क किया है, वो है ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी मैं कह सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mv², माइनस इनिशियली तो जीरो ही थी। अब ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है ये हमें लिखना है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि ग्रेविटी ने कितने डिस्टेंस के लिए वर्क किया होगा? ये डिस्टेंस, मात्र ये डिस्टेंस के लिए ग्रेविटी ने वर्क किया है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? r, है कि नहीं? ये भी आपको पता है r, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये है r cos थीटा। तो ये डिस्टेंस जिसमें ग्रेविटी ने एक्ट किया वो कितनी हो गई? वो हो गई पूरा था r माइनस r cos थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में लिख सकता हूं mg, डिस्टेंस हो गया r, 1 माइनस cos थीटा, है कि नहीं? ये इक्वल हो जाना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, हाफ mv²। मुझे यहां से वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई √2gr 1 माइनस cos थीटा, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। इस अननोन को उठा के मैं पहली इक्वेशन में रख देता हूं, तो मुझे मिलेगा mg cos थीटा, ये होना चाहिए नॉर्मल, प्लस m/r इंटू v², यानी √2gr 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। कांटेक्ट छूटने का मतलब क्या होता है? कांटेक्ट छूटने का मतलब क्या होता है? नॉर्मल क्या हो गया होगा? जीरो। अगर कांटेक्ट छूट ही गया है, यानी कि नॉर्मल क्या हो गया होगा? जीरो। तो n को मैं क्या कर सकता हूं? जीरो के इक्वल कर सकता हूं। यहां से आपको मिलेगा mg cos थीटा, ये होना चाहिए m/r इंटू 2gr 1 माइनस cos थीटा। m से m कट जाएगा, r से r कट जाएगा, आपको यहां से मिलेगा क्या? देख सकते हो आप, यहां से हमें मिलेगा 2g माइनस 2g cos थीटा, ये होना चाहिए g cos थीटा। या मैं कह सकता हूं 3g cos थीटा, ये होना चाहिए 2g, या थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी cos इनवर्स 2/3। इसे एज इट इज रिजल्ट की तरह याद रखा जाता है। वर्टिकल के साथ जब कांटेक्ट छोड़ेगी ऑब्जेक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ मास क्या है उसका, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंगल विद वर्टिकल जो बनता है वो बनता है cos इनवर्स 2/3।
किसी को कोई डाउट पूरे डेरिवेशन में तो पूछे अभी, बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? बताओ। ठीक है, ब्लॉक को आपने रिलीज किया है, रेस्ट पे था इनिशियली वो सर्कल के अंदर, धीरे से स्लाइड करके जब वो पी पॉइंट पे आएगा तो उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इनिशियल पोजीशन है आपकी, ये फाइनल पोजीशन है। इफेक्टिवली ये देखना है कि ब्लॉक नीचे कितना आया होगा, तो ये इसकी इनिशियल हाइट है, ये फाइनल हाइट है, मुझे यही डिस्टेंस तो कैलकुलेट करनी है, इसे मैं x बोल देता हूँ। अच्छा ये टोटल कितना है, तो टोटल 10 मीटर है। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये 37 डिग्री है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये है 10 मीटर, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 cos 37 डिग्री, यानी कि 8 मीटर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10 माइनस 8 यानी कि 2 मीटर। वर्क डन बाय ग्रेविटी ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, m इंटू जी इंटू नीचे कितना आया 2 मीटर, ये होना चाहिए हाफ m v स्क्वायर, v आपको कितना मिला √40 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है किसी को तो पूछे फटाफट। मैं सिर्फ ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूं, ये ट्राइंगल, जिससे मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं पहले, और टोटल मुझे पता ही है जिससे मुझे ये डिस्टेंस मिल जाती है। अरे सिंपल है, अरे बोलो कि दुनिया तबाह हो गई, ये तो बहुत ही हलवा है, इसमें नहीं हो सकता डाउट, ठीक है ना। एक ढंग का क्वेश्चन और कर लेते हैं क्लास एंड करने से पहले, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है नीचे, और ये मैं मान लेता हूं है 10 मीटर, ठीक है ना। ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है g/2 एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा, स्यूडो फोर्स की वजह से ब्लॉक पीछे चला जाएगा, सबने ऐसा देखा है लाइफ में कभी। तो ये एंगल थीटा बताना है एट इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम नहीं, एक सेकंड मुझे जरा रिफ्रेश करने दो क्वेश्चन। ये क्या हुआ भाई, ओके तो थीटा आपको बताना है इक्विलिब्रियम पर नहीं, थीटा when block comes to rest with respect to sphere। क्वेश्चन सबको शायद समझ आ रहा है ना। एक नीचे स्फीयर के एक ब्लॉक रखा हुआ था, आपने स्फीयर को राइट में g/2 से एक्सीलरेट कराना शुरू किया है, तो ऑब्वियसली ब्लॉक स्लाइड करके पीछे जाएगा, तो वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा जब वो रेस्ट पे आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करो, इसको ऐसे भी फ्रेज किया जाता है कई बार, इस फॉर्म में तो देते ही हैं। दूसरा पूछते हैं थीटा मैक्सिमम ऑफ द ब्लॉक विद वर्टिकल, ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किया जाता है। और लिख दूं वरना लोग सोचें 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना, दिस और दिस, ठीक है। चलो देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। मैं ये ट्राइंगल बना लेता हूं अपना हमेशा की तरह, ये, ठीक है ना। चलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। अब आपको बस लिखना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो आ चुका है 0। अब वर्क कौन कौन सा फोर्स करेगा, तो बेटर होगा कि मैं कहां बैठ जाऊं, मैं इस सर्कल के अंदर ही बैठ जाऊं। अगर हम इस सर्कल के अंदर बैठे हैं तो एक तो इसके ऊपर mg लग रहा था, और एक इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट में, जिसकी वैल्यू होगी ma।
जो कि हो गया बेसिकली mg/2। दोनों ही कांस्टेंट फोर्स हैं। आप देखो तो mg हमेशा नीचे ही लगता है, उसकी वैल्यू भी फिक्स है, और ma भी हमेशा लेफ्ट में ही लगेगा और उसकी वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। तो दोनों का हम वर्क डन लिख सकते हैं। बेसिकली वर्क डन बाय ग्रेविटी में लिख सकता हूं, ठीक है ना, प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। ये हो जाना चाहिए क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आई? ठीक है, तो मैं बस लिख दूंगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, ये हो जाना चाहिए 0। ग्रेविटी के लिए आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अच्छा, ये लेंथ हो गई हमारी 10 cos थीटा, इतनी लेंथ है ना, और ये डिस्टेंस हो गई हमारी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो गई आपकी 10 sin थीटा। तो ग्रेविटी का वर्क तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस के लिए हुआ होगा, जो कि हो जाएगी 10 माइनस 10 cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी, एच हो गया आपका 10 1 माइनस कॉस थीटा। स्यूडो फोर्स लग रहा था लेफ्ट में और ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ है लेफ्ट में कितना, 10 साइन थीटा, तो उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, प्लस mg/2 ये हमारा स्यूडो फोर्स इंटू 10 साइन थीटा, ये हो जाना चाहिए 0। 10 गायब हो गया, m गायब हो गया, g गायब हो गया, ठीक है ना। क्या मिला आपको, यहां से हमें मिल जाएगा साइन थीटा बाय 2, ये होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा। यही मिला शायद मुझे, अरे सही कर रहा हूं क्या मैं? यहां से आपको मिला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2, ये होना चाहिए 1। तो मुझे एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल गई है। अब अगर मेरी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है ना। क्या करना होगा, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, जहां तक मैं समझ रहा हूं। क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ पे, यहाँ माइनस नहीं, ठीक है सही किया ना, ये होना चाहिए 1। तो थीटा तो यहां से क्या आ गया, टेन थीटा 0 आ गया ना, कॉस से ही तो डिवाइड किया है हमने। यहां आपको क्या मिल जाएगा, सेक थीटा। तो बेसिकली आपको मिल गया टेन थीटा बाई 2, ये होना चाहिए सेक थीटा माइनस 1। और ट्रिग्नोमेट्री आगे लगाएंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। मेनली मेरा फोकस क्या है, आप ये वर्क डन लिखना सीख पाओ। बात समझ आई क्या सभी को? मैंने बस ये देखा कि स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। mg किधर लग रहा है और उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बस आपको क्या करना था, सॉल्व, क्योंकि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो तो आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू